स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। ओके, पिछले क्लास में हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस देखा था। ओके, सो एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी देखा था। आज हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ओके, एक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है देखेंगे। हम लोग निकाले थे टाउ क्या होता है, पीई साइन थीटा, ये कैलकुलेटेड था। ओके, सो डी टाउ जो डी डब्ल्यू छोटा सा वर्क होगा वो टाउ डी थीटा होगा, ये आपको पता है। टाउ इंटू डी थीटा, डी थीटा से मूव किया तो डी डब्ल्यू छोटा सा वर्क क्या होगा, टाउ इंटू डी थीटा, उसको थोड़ा मूव करने के लिए। सो अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड तो ये क्या होगा, टाउ क्या है, पीई sin theta into d theta from theta 1 to theta 2. So this is minus pe sin theta d theta का इंटीग्रेशन minus cos theta theta 1 से theta 2. This is pe minus cos theta 2 minus plus cos theta 1. So this is equals to pe cos theta 1 minus cos theta 2. क्लियर, समझ में आ गया ये आपको, समझ में आ गया ये आपको। ये देखिए, अगर अभी डाइपोल वर्टिकल है और उसको 90 डिग्री घुमा दिया गया तो थीटा 1 कितना था, 90। इफ कहाँ पे बता दूं आपको, यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। इफ थीटा 1 कितना था, 90 एंड थीटा 2 किसी एंगल पे 0, 90 डिग्री घुमा दिए तो कितना हो जाएगा वर्क डन, PE इंटू कॉस थीटा 1 कितना, कॉस 90 माइनस कॉस 0 इज इक्वल्स टू माइनस PE। क्लियर, समझ में आ गया, ये नोट कर लीजिए। ये वर्क डन का फॉर्मूला है फॉर ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको पता है जो वर्क डन होता है वो टाउ इंटू थीटा होता है, तो छोटा सा वर्क करने के लिए टाउ इंटू डी थीटा हम कर दिए। क्लियर, थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 जौन से एंगल में था और जौन से एंगल पे उसको लाया गया तो उतना लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा। क्लियर, लिख लीजिए। इसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि 90 पे था, अब इसके अलोंग हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो वो स्टेबल हो गया। अब इसके अलोंग होगा और हम 90 कर दें तो वो अनस्टेबल, ये 0 डिग्री हो जाएगा और ये 90 डिग्री। ओके, तो हो जाएगा पीई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर, नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 3 चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू रखा गया है। ये जितना x है ये भी उतना x है। क्लियर, if the potential energy of the system is 0, find q by q।
सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम हम निकाल सकते हैं, ये पढ़ा गया है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ई ऑफ सिस्टम क्या होगा, माइनस क्यू इंटू क्यू बाय 4πε0 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, सॉरी क्लियर, प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू बाय 4πε0 एक्स प्लस माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू बाय 4πε0 2x। क्लियर है, इसके बीच डिस्टेंस x है, इसके बीच डिस्टेंस x है और इन दोनों के बीच डिस्टेंस 2x है, वही लिखा है। तो ये हो गया 0, सो माइनस क्यू क्यू 4πε0 कट जाएगा, x x कट जाएगा, तो ये बचा 1 प्लस माइनस क्यू क्यू बाय 1 प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2। तो ये कितना हो गया, 2 क्यू क्यू इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाय 2, क्यू क्यू ये कैंसिल हो गया, तो क्यू बाय क्यू आपका क्या आ गया, 1/4। क्लियर, क्या आ गया, 1/4। नोट कर लीजिए इसको। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम लिखे हम और उसको 0 कर दिए, फिर उससे क्यू बाय क्यू का वैल्यू आ गया। क्लियर, 4/ε और x इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 के साथ, तो वो 0 उसका हट जाएगा वो। क्लियर, नोट कर लीजिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर बाहर फील्ड कैसे होता है वो सब के बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। क्लियर है, सो यहाँ पे पहला पॉइंट है, इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0। ओके, ये हम अभी समझेंगे कैसे 0 होता है। क्लियर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंडक्टर लिया गया है, यहाँ पे कंडक्टर लिया गया है। अब क्या किए, हम इसको एक पोटेंशियल दे दी, यहाँ पे एक प्लेट लगा के इसके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट कर दिए, तो ऑब्वियसली इसके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई, इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई। क्लियर है, अब क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर से पास करता है, ओके, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर से पास करता है तो क्या होता है, जो चार्जेस होते हैं, मैंने आपको बताया था, ये अगर कंडक्टर है इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल रहते हैं। क्लियर, जितना भी रहेंगे, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इस साइड में आ जाएंगे, ये सब। क्लियर, तो इस साइड पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ओके, इस साइड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया आपको ये। अब क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सब एक्यूमुलेट हो गया, यहाँ पे सब पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। अब क्या होगा, इस पॉजिटिव नेगेटिव अब कंडक्टर के अंदर भी हो गया, तो इसके कारण भी एक फील्ड इंड्यूस होगा। एक्सटर्नल फील्ड के कारण ये इधर एक्यूमुलेट हो गया नेगेटिव चार्जेस और ये पॉजिटिव हो गया। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर, ये समझ में आ रहा है।
अब अंदर का सिचुएशन क्या है? अभी ये कंडक्टर है, सपोज यहाँ पे ई है एक्सटर्नल और इस तरफ इंड्यूस हुआ है ई इंड्यूस्ड। क्लियर है? ओके, सो नेट फील्ड अंदर जीरो कैसे हुआ, ये हम मेन चीज आया। तो ई इंड्यूस जब होता है, ई इंड्यूस जब होता है वो तब तक अंदर वो चार्जेस एक्यूमुलेट होते रहते हैं जब तक ई एक्सटर्नल जो होता है वो बराबर नहीं हो जाता ई इंड्यूस की, तब तक चार्जेस का फ्लो चलता रहेगा। क्लियर है? एक्सटर्नल फील्ड के कारण नेगेटिव इधर एक्यूमुलेट होते रहेंगे जब तक जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर एक प्रोड्यूस हुआ वो बराबर नहीं हो जाता जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से दे रहे हैं। तो अंदर क्या हुआ, ई एक्सटर्नल जो वो ई इंड्यूस के साथ इक्वल हो जाएगा स्टेबल कंडीशन में आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। क्लियर? आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वो इक्वल हो जाएंगे दोनों। तो अंदर का ई नेट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। अंदर का ई नेट क्या होगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन बाहर ई रहेगा, बाहर ई रहेगा। क्लियर? बाहर जो फील्ड है वो रहेगा, लेकिन इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन स्टेबल कंडीशन क्या हो जाएगा? जीरो। ये आपका बता दिया, ऐसे होता है। क्लियर? समझ में आ गई आपको? और एक बार मैं अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान देके सुनिए। जब कोई कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से देते हैं, क्लियर है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से देते हैं तो कंडक्टर के भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस हो जाता है। क्लियर? तो नेगेटिव और पॉजिटिव जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो उसके कारण अंदर एक फील्ड इंड्यूस हो जाता है और वो तब तक एक्यूमुलेट होते रहेंगे जब तक ई एक्सटर्नल जो हम दिए हैं वो ई इंड्यूस के साथ बराबर ना हो जाए। सो जब बराबर हो जाएगा तो अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा आपका जीरो। वो होगा आपका जीरो और बाहर ई एक्सटर्नल ही रहेगा, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब क्या होता है, जो आगे बढ़ते हैं सेकंड पे मैं आपको समझाता हूँ। सेकंड में बोला है कि एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। ये तो मैं आपको बता भी चुका हूँ। क्लियर? समझ में? एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, किसी भी एक चार्ज कंडक्टर है तो सरफेस पे क्या होता है, सरफेस पे ये बोला है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? अब देखिए, अब ये स्टेबल कंडीशन में आ गया है, कोई चार्जेस मूव नहीं कर रहा है अभी। अगर सोचिए अगर कोई फील्ड इसके अलोंग आ जाए या कोई कंपोनेंट आ जाए सरफेस के अलोंग, तो जो देयर इज एन मूवमेंट ऑफ वो चार्जेस, लेकिन हम क्या पढ़े हैं कि ये स्टेबल हो चुका है। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉर्मल ही है। नॉर्मल क्यों है? क्योंकि अगर क्यों थोड़ा सा भी टिल्ट रहेगा तो एक कंपोनेंट अलोंग द सरफेस आ जाएगा और ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे पॉइंट के साथ कि वो स्टेबल हो चुका है। क्लियर? इसीलिए स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। क्लियर? समझ में आ गया? और एक बार मैं बता दूंगा, ये सब इम्पोर्टेंट है इसीलिए मैं दो बार बता रहा हूँ आपको। क्लियर? देखिए, कोई भी सरफेस पे कुछ देर बाद जो स्टेबल कंडीशन आ जाता है, मतलब चार्ज मूव नहीं कर रहे हैं सरफेस पे, इसका मतलब क्या, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस नहीं है। क्लियर? अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस होगा तो चार्जेस मूव करेंगे और वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे पॉइंट के साथ कि वो स्टेबल हो चुका है। क्लियर? तो ये जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल ही होना चाहिए और कोई भी कंपोनेंट अलोंग द सरफेस नहीं आना चाहिए। अलोंग द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट शुड बी जीरो। क्लियर? समझ में आ गया? लिख लीजिए अपने वर्डिंग्स में लिख लीजिए ये जल्दी से।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या बोला है देखिए, द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक कंडीशन। ये बोला है कि अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। हमें क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। गॉस लॉ क्या कहता है, जो सरफेस इंटीग्रल है ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमें गॉसियन सरफेस जस्ट इनसाइड द सरफेस लिए, जस्ट थोड़ा सा इनसाइड लिए, क्लियर है। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो उसके अंदर। तो ये क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, दिस मीन्स क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो नेट चार्ज है अंदर वो जीरो है, क्लियर। ये समझ में आ गया। द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक कंडीशन। स्टैटिक कंडीशन में कोई भी एक्सेस चार्ज अंदर नहीं होगा, जो भी चार्ज होगा सारे सरफेस पे होंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, क्लियर। एट ईच पॉइंट, यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, यहाँ पे हर जगह पे परपेंडिकुलर होगा, और जो नेट सारा चार्ज होगा वो सरफेस पे ही रहेगा, क्लियर। समझ में आ गया ये आपको, नोट कर लीजिए इसे। तो ये आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए ऐसे कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ this surface integral of E dot ds equals to q by epsilon naught, and we know that inside, and according to the Gaussian surface we choose, the electric field is zero inside that Gaussian surface. So this implies that the net charge inside the surface is zero, clear। तो ये प्रूव होता है कि इंटीरियर पे कंडक्टर है नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक कंडीशन, क्लियर है। समझ में आ गया ये आपको, आगे बढ़ते हैं। Electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor has the same value as inside of, ठीक है। अभी हम लोग ने प्रूव किया कोई भी सरफेस है, सपोज, क्लियर है, कोई भी सरफेस है, हमने यहाँ प्रूव किया ई जीरो है यहाँ, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है। दिस मीन्स क्या, इसका मतलब क्या है कि अगर एक चार्ज को मैं इसके अंदर इस सरफेस में कहीं पे भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाऊं तो वर्क डन करना, वर्क डन कुछ लगेगा, नो। दिस मीन्स क्या, वर्क डन अगर नहीं लग रहा है, वर्क कोई नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसलिए वर्क नहीं हो रहा है, दिस मीन्स पोटेंशियल इज कांस्टेंट, इसीलिए वर्क करना नहीं पड़ रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए। सिमिलरली एट द सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ये हमको पता है। अलोंग द सरफेस कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। दिस मीन्स टू मूव ए चार्ज ऑन द सरफेस, द वर्क डन, the work we have to do is zero, so the potential is same। so सरफेस पे और अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है, क्लियर। इसका रेडियस आर है सपोज, तो पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर, क्लियर। इनसाइड से सरफेस तक कहीं पे भी आप ले जाइए पॉइंट, उसका पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर। लेकिन कोई आर बाहर पॉइंट है तो हमने निकाला था, सपोज ये डिस्टेंस आर है तो उसका पोटेंशियल हो जाता है के क्यू बाय स्मॉल आर, क्लियर। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले से, क्लियर। समझ में आ गया। तो कैसे लिखे वर्डिंग्स में, लिखिए एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज जीरो, so to move a charge inside the surface, to move a charge inside the conductor, sorry, inside the conductor, the work done is zero, hence the potential is constant throughout inside the conductor। ये पहला हो गया। and on the surface of the charge the electric field is perpendicular to the surface of the conductor, the electric field is perpendicular to the surface of conductor and there is no component of electric field along the surface,
which means that to move a charge along the surface, the work that is to be done is zero. Hence, the potential is constant throughout the surface. या लिख सकते हैं. क्लियर? लिख लीजिए. मैं जो बोला अभी लिख लीजिए. 2 मिनट दे रहा हूं. लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम. लिख लिया? क्लियर? आगे बढ़ते हैं. अभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर निकालना है. क्लियर है? सो कोई भी हम कंडक्टर ले लिए. सपोज हम ये सरफेस हम एज्यूम कर लिए ये सरफेस है उसका. क्लियर? हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर लेंगे जिसका आधा पोर्शन ऊपर होगा और आधा पोर्शन इसके कंडक्टर के अंदर है. क्लियर है? तो हमें क्या पता है, जो सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके. और सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको दिया गया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ये क्या दिया गया है, सिग्मा. ओके. सिग्मा दिया गया है. ये छोटा सा एरिया है डेल्टा एस. तो जो Q होगा वो क्या होगा, सिग्मा इंटू डेल्टा एस. सिग्मा इंटू डेल्टा एस होगा. Q उतने पर्सन पे चार्ज होगा जो Q इंटू Q क्या होगा, सिग्मा इंटू डेल्टा एस. सो E डॉट डेल्टा एस दैट इक्वल्स टू E इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा. कॉस क्या है, कॉस जीरो. सरफेस जो एरिया वेक्टर जिस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस डायरेक्शन में है. तो ये E इंटू डेल्टा एस हो जाएगा. सो हम क्या लिख सकते हैं, E इंटू डेल्टा एस इक्वल्स टू सिग्मा डेल्टा एस बाय एप्सिलॉन नॉट. डेल्टा एस कैंसल. दिस मीन्स क्या, ये क्या आ गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. क्लियर? इन विच डायरेक्शन, ये अगर एन कैप ले लिए तो ये एन कैप आ जाएगा इस डायरेक्शन में. क्लियर? तो यहाँ पे हमें पता चला जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है. इसे हम कैसे प्रूव किए, विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ. गॉस लॉ का कितना यूज आ रहा है आप समझ सकते हैं अभी. क्लियर? नोट कर लीजिए इसे तुरंत. कर लीजिए तुरंत नोट.
हो गया। आगे बढ़ते हैं। अभी एक नए टॉपिक पे आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है मैं बता देता हूँ। ओके, यहाँ पे हमें कंडक्टर लिए हैं, कंडक्टर के अंदर एक कैविटी है। ओके, कैविटी है, तो हमें ये दिखाना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है। द फेनोमेनन ऑफ मेकिंग ए रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ओके, तो इस कंडक्टर को हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया ई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया ई, तो क्या होगा, सपोज कोई भी गॉसियन सरफेस हमार लिए, हम क्या जानते हैं, जो चार्जेस होता है वो कंडक्टर के सरफेस पे रहता है। क्लियर, तो अगर कोई भी एक गॉसियन सरफेस लिए जस्ट इनसाइड द कंडक्टर, तो ई डॉट डी एस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सो क्यू क्या होता है, क्यू अंदर नहीं रहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जीरो होगा। तो अंदर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो ये अंदर जो कैविटी है उसके अंदर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होगा। क्लियर, और जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट। समझ में आ गया। तो हमें यहाँ पे क्या पता चलता है, यहाँ पे इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं, क्योंकि जितना बड़ा भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे दो, अंदर वाला जो है वो शील्ड रहेगा, वो शील्ड प्रोटेक्टेड रहेगा। ओके, उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बुक में दिया हुआ है आपके, लाइटनिंग के टाइम शायद तक दिया हुआ है, लाइटनिंग के टाइम हमें बोला जाता है कि अगर आप कार पे हैं, आप कार चला रहे हैं, तो कार के अंदर ही रहिए, क्योंकि जो आपका बॉडी ऑफ कार होता है वो मेटेलिक होता है। ओके, वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो लाइटनिंग होता है, वो आप अगर अंदर रहेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वहां काम आता है। क्लियर, अंदर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर, जो भी होगा कार के बाहर पोर्शन को होगा। क्लियर, वो इलेक्ट्रिकली शील्डेड रहता है अंदर वाला, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मेकिंग ए रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्लियर है, समझ में आ गया। ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए और ये जो बताया वो लिख लीजिए। 2 मिनट्स दे रहा हूँ। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन। ओके, तो हम पहले समझते हैं कि एक कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक में क्या फर्क रहता है। एक कंडक्टर अगर है तो उसमें फ्री चार्जेस रहते हैं। फ्री चार्जेस एज इन कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो वो जो नेगेटिव चार्ज है वो अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव कर सकते हैं एट द सरफेस। ओके, सरफेस पे जा सकते हैं, लेकिन डाइलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं होता। और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जीरो होता है, ये हमने पहले देख चुका था। क्लियर, डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक में अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड हम उसे दिए, कोई भी एक्सटर्नल फील्ड उसे दिए हम,
तो डाइपोल्स क्रिएट हो जाते हैं अंदर, पॉजिटिव नेगेटिव के डाइपोल्स कई सारे क्रिएट हो जाते हैं। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव के डाइपोल्स क्रिएट हो गए। मैं आपको दिखा दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड दिए तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के डाइपोल्स क्रिएट हो जाते हैं। क्लियर? ओके, देख लिया आप लोगों ने, पॉजिटिव नेगेटिव के डाइपोल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइपोल के कारण होता है, हर डाइपोल का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्लियर है? और उसे बोलते हैं हम ई इंड्यूस्ड। ई इंड्यूस्ड, और जो ई इंड्यूस्ड होता है वो ई नॉट से, ई इंड्यूस जो होता है वो ई नॉट से छोटा होता है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अंदर, वो होता है ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, और वो नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? समझ में आ गया? जो ई नॉट होता है वो बड़ा होता है, ये कंडक्टर है, ई नॉट इक्वल टू ई इंड्यूस्ड है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, जो ई नॉट बड़ा होता है ई इंड्यूस से, ई नॉट ई इंड्यूस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थोड़ा घट जाता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर। क्लियर है? अब वो डाइलेक्ट्रिक भी कितने टाइप के होते हैं? ओके, डाइलेक्ट्रिक पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में पहले समझते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब क्या? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसका डाइपोल मोमेंट जो होता है वो 0 होता है, जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। जैसे H2CO2, इनका डाइपोल मोमेंट क्या है? 0। पोलर मॉलिक्यूल जिसका डाइपोल मोमेंट होता है। क्लियर? जैसे कि HCl, आप देख सकते हैं डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव इस तरफ और इस तरफ, तो नेट नीचे डाइपोल मोमेंट। क्लियर है? तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। समझ में आ गया ये आपको? अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जब एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम एक डाइलेक्ट्रिक को देते हैं तो पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे बिहेव करते हैं ये हम देखेंगे। देख सकते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं। पहले इनका डाइपोल मोमेंट जो होता है वो 0 नहीं होता। क्लियर? नॉन पोलर डाइपोल मोमेंट पहले 0 होता है। क्लियर? डाइपोल मोमेंट पहले, नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। क्लियर है? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से देते हैं तो एक नेट डाइपोल मोमेंट अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। समझ में आ गया? और पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, इसमें भी नेट, जब इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो नेट डाइपोल मोमेंट अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ओके, और जो नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है उसे बोलते हैं हम पोलराइजेशन, एंड डिनोटेड बाय P। फॉर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक P इक्वल्स टू XC इंटू E। P इक्वल्स टू XC इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। XC क्या है? कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड इज नोन एज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी होता है XC, कांस्टेंट होता है वो, हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखिए, मैं लास्ट चीज बता रहा हूं इस लेक्चर का, कि अंदर हर छोटे वॉल्यूम में डाइपोल क्रिएट होता है। हर छोटे जगह पे डाइपोल्स क्रिएट होता है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस तरफ रहेगा ड्यू टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, वो इस तरफ रहेगा, और जो डाइपोल मोमेंट होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव रहेगा। क्लियर? समझ में आ गया? आप एनसीईआरटी, एक काम कीजिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज चालू कर दीजिए। ओके, जो जो पढ़ाया गया है उसका क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आखिरी में सब डिस्कस होगा। और ऐप में जाइए आप, उधर भी क्वेश्चन काफी हैं, कुछ भी सॉल्व कीजिए उधर। ओके, सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।